किशनगढ़ की सुबह रोज की तरह हुई थी। चारों तरफ खुशहाली और शांत वातावरण ही किशनगढ़ की सबसे बड़ी खासियत थी। सब कुछ अपने निर्धारित कामों के अनुसार चल रहा था। बच्चे गांव की गलियों में खेल रहे थे, तो वहीं काली भी अपने काम करके पंचायत ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी कि तभी काली देखती है कि एक गर्भवती औरत कुएं पर बाल्टी डालकर रस्सी खींच रही है। ये सब देखकर काली तुरंत चुपके से चुटकी बजाती है और गर्भवती औरत की रस्सी अपने आप हल्की हो जाती है और वो औरत बाल्टी को आसानी से खींच लेती है। कुछ देर में काली जैसे ही पंचायत ऑफिस पहुंचती है, तो वहाँ वो कृष को एक लकड़ी की कुर्सी पर पसरे हुए देखकर कहती है, क्या बात है सचिव जी, आप तो यहाँ फुल मौज में हैं। लगता है आज कोई काम नहीं है आपको। अचानक काली को देखकर कृष जैसे ही कुर्सी से उठने को होता है, तभी काली कृष से पंगे लेने के लिए चुटकी बजाती है और लकड़ी की कुर्सी का पाया टूट जाता है, जिसके कारण वो सीधा नीचे आ गिरता है। ये देखकर काली हंसते हुए कहती है, अरे अरे, ये क्या, इतने क्या उत्साहित हो गए आप कि गिर ही गए। अरे तुम यहाँ खड़ी हंसती रहोगे या मुझे उठाओगी भी? ओह माफ करना, लाओ हाथ दो। काली कृष को अपना हाथ देती है और उसे उठने में मदद करती है, जिसके बाद कृष अपने कपड़े झाड़ते हुए कहता है, ये गांव की कुर्सियाँ कितनी कमजोर है। एक तो आराम भी नहीं देती, ऊपर से जल्दी टूट जाती है। गलती कुर्सी की नहीं है, बल्कि आपकी है। अब आप कुर्सी को बिस्तर समझकर उस पर पसरोगे तो यही होगा ना। इसमें बेचारी की क्या गलती। हाँ ये भी है, मैंने ना इसको अपनी शहर वाली कुर्सी समझ लिया था। अरे एक आइडिया है, क्यों ना मैं अपने लिए एक कुर्सी ले आऊं। काली तुम मेरी मदद करोगी ना? मैं तुमको ऑनलाइन कुर्सियाँ दिखाता हूँ, तुम बताओ ना मुझे कौन सी कुर्सी लेनी चाहिए। अच्छा, वैसे हमने ये सब पहले नहीं किया, मतलब मेरी पसंद आपको पसंद आएगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन कोशिश कर सकती हूँ। काली का जवाब सुनकर कृष खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही पंचायत ऑफिस में रखे कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं, जहां इंटरनेट पर ऑनलाइन कृष कुछ सॉफ्ट मूविंग चेयर देखता है और काली भी उसकी मदद करवाती है। कुछ देर में दोनों एक चेयर को पसंद कर लेते हैं और कृष बोलता है, क्या बात है, हमारी पसंद कितनी मिलती है। अब तो मैं यही चेयर लेके आऊंगा आज ही। आज ही? कैसे? अरे कान्हा के साथ शहर जाकर, और कैसे। कृष ने इतना बोला ही था कि तभी पंचायत ऑफिस में कान्हा आता है और कृष और काली को साथ देखकर कहता है, अरे सर जी, आज आपको काली दीदी क्या मिल गई? आप तो हमको भूल ही गए, एक तो फोन भी नहीं किया कि कहाँ है हम, अभी तक क्यों नहीं आए। सही है सही है। अरे कान्हा पागल है क्या यार तू? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हम एक जरूरी काम कर रहे थे। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम जो आप हमको ही भूल गए? सचिव जी की कुर्सी पसंद करने का। वो देखो, इन्होंने यहाँ की कुर्सी का क्या हाल किया। बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। अरे बाप रे, कुश्ती खेल रहे थे क्या इसके साथ? अरे वो सब छोड़ यार, बड़ी लंबी कहानी है। अभी तो मेरे साथ शहर चल। अच्छा काली, मैं आता हूँ, अगर तुम्हें देर हो जाए तो पंचायत ऑफिस बंद कर चली जाना। अरे नहीं नहीं, आप जाइए, मैं आज यही हूँ। थैंक यू जी, चल कान्हा चलते हैं। कृष कान्हा को लेकर वहाँ से निकल जाता है और दोनों शहर जाते हैं। और वहाँ से जैसे कृष और काली ने कुर्सी पसंद की थी, वैसे ही चक्के वाली कुर्सी लेकर गांव की ओर आने लगते हैं। गांव में आते ही जब सब बाइक पर चक्के वाली कुर्सी को देखते हैं, तो सभी बड़े बहुचक्के होकर देखने लगते हैं। इतने में कान्हा और कृष पंचायत ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहां वो कुर्सी को उतारकर अंदर ले जाने लगते हैं, जिसे देखकर काली कहती है, अरे वाह, ये तो हूबहू फोटो जैसी कुर्सी है, बड़ी आरामदायक होगी ना। अरे काली बैठ कर तो देखो। वाह सर जी, मैंने कहा था तो मुझे नहीं बैठने दिया। काली दीदी के एक बार कहने से ही मान गए। सही है आपका भी। अरे नहीं नहीं कान्हा भैया, आप बैठ जाओ। अरे काली ये तो पागल है, तुम बैठो ना। कृष के कहने पर काली बैठने जा ही रही थी कुर्सी पर कि तभी वहाँ अपने कमजोर पैरों से चलते हुए गुलशन आता है और बोलता है, अरे क्या है भाई, काहे इतना शोर मचा रखा है पंचायत ऑफिस में?
अरे प्रधान जी, वो सचिव जी चक्के वाली कुर्सी लाए हैं अपने लिए शहर से। बस उसी पर बैठकर देख रहे थे कि कितना आरामदायक है। तो ये बात है, सचिव जी प्रधान बनने की ठाने है का? अरे कहाँ सरपंच जी, वो क्या है ना, लकड़ी वाली कुर्सी पे ना पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं ये ले आया। कृष्ण ने इतना बोला ही था कि तभी अचानक ही गुलशन को सीने में दर्द उठता है और वो सीने पर हाथ रखकर कहता है, अरे प्रधान जी क्या हुआ? अरे इनको क्या हुआ? दिल का दौरा तो नहीं पड़ा? अरे कान्हा जल्दी बाइक स्टार्ट कर, इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। जी सर जी। कान्हा बाइक स्टार्ट करने बाहर जाता है और कृष्ण बेहोश हो चुके गुलशन को गोद में उठाता है और जब वो बाइक के पास उसे लेकर आता है तो कान्हा अब भी बाइक स्टार्ट ही कर रहा था। ये देखकर कृष्ण कहता है, अरे क्या हुआ? सर जी ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, लगता है शहर से आने जाने में गर्म होकर बंद पड़ गई है। अरे अब क्या करें, कहीं सरपंच जी टपक ना जाए, ए भगवान क्या करें। कृष्ण परेशान हो रहा था। इतने में काली अंदर से कृष्ण की नई चक्के वाली कुर्सी लेकर आती है और उन दोनों से कहती है, माफ करना सचिव जी, लेकिन अब एक यही रास्ता है। गुलशन काका गांव के सरपंच है और इनको बचाना हमारा फर्ज। कृष्ण को अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी नई कुर्सी पर सबसे पहले गुलशन को बैठाना पड़ता है और फिर उस कुर्सी को धक्का मारते हुए तीनों गांव की गलियों से होकर गुजर रहे थे और काली धीरे से अपनी चुटकी बजाती है और उनके भागने की रफ्तार एकदम से बढ़ जाती है, जहां जल्दी से गुलशन को अब हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और कुछ देर के चेकअप के बाद डॉक्टर कृष्ण, काली और कान्हा के सामने आकर बोलता है, घबराने की कोई बात नहीं है। गुलशन जी के पेट में गैस बन गई थी, इसीलिए उनके दर्द उठा। इस उम्र में सही से खाना पचा नहीं होगा ना। क्या? गैस? जी हाँ, कुछ देर में आप उनको ले जा सकते हैं, अब उनको आराम है। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद काली कृष्ण की नई कुर्सी की हालत देखती है, जिसका एक पहिया टूटा हुआ था। ये देखकर काली अफसोस करते हुए कहती है, माफ करना सचिव जी, वो मेरे कारण आपकी कुर्सी का ये हाल हुआ, लेकिन मुझे सच में लगा कि गुलशन काका को दिल का दौरा पड़ा है। आपको का काली दीदी, हमको भी लगा। कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो ही गया। कुछ देर में काली कृष्ण और गुलशन को लेकर पंचायत ऑफिस आती है, जहां लोगों को गुलशन की हालत के बारे में पता चलता है तो सभी पंचायत ऑफिस के बाहर ही जमा होते हैं और उन सब के आने के बाद भाग्या कहती है, अरे प्रधान जी ठीक तो हैं आप? हमने जब सुना कि आपको दिल का दौरा पड़ा है तो हम तो घबरा ही गए थे। हाँ सरपंच जी, काली दीदी और बाकी सब आपको उस चक्के वाली कुर्सी पर गांव के बीचों बीच से अस्पताल ले जा रहे थे। ये देखकर तो हम डर ही गए थे। अब गांव के प्रधान की तबीयत नासाज रहेगी तो चिंता तो होगी ना। कुछ नहीं हुआ सरपंच जी को, सब ठीक है। उनको बस काली बिटिया, सब कुछ सबको नहीं बताया जाता। गांव वालों, मुझको वो दिल का दौरा आ गया था, तो इन 3 होनहार बच्चों ने हमारी जान बचाई। गुलशन के इतना बोलते ही भीड़ में भागी भागी झुमरी आती है और गुलशन को देखकर रोते हुए कहती है, हाय दैया, आप ठीक हैं? शुक्र है, तो हम तो डर ही गए थे। हमको लगा अब हमारी सारी रंगीन साड़ियाँ हमें पानी में बहानी पड़ेंगी, सारे कंगन अपनी बहुओं को देने पड़ेंगे, सिंदूर की डिबिया को भी चूल्हे में झोंकना पड़ेगा। अरे बस करो प्रधान पत्नी जी, सरपंच जी को कुछ नहीं हुआ, ठीक तो है वो। अरे सही कह रहे हैं सचिव जी, और तुम क्या यहाँ आकर मातम बना रही हो? अभी हम जिंदा हैं। तुम्हारे बनाए कल आलू के पकोड़ों ने सारा रायता फैला दिया। अरे सरपंच जी सब छोड़िए, आप ठीक हैं तो और किसी चीज का का फिक्र? हाँ, बेचारे सचिव जी की नई कुर्सी चली गई सरपंच जी के कारण। अरे कोई बात नहीं काली, ये मैं ठीक करवा लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम फिक्र मत करो। अरे माफ करना सचिव जी, हमारे कारण ये सब हुआ, इसलिए हम आपको एक नई कुर्सी दे देंगे और ये कुर्सी आप हमें दे दो, हम इसको ठीक करा लेंगे और इस पर आराम भी कर लेंगे। अभी हमें थोड़ा सा आराम की जरूरत है ना, वो पैसा जितना लेना हो ले लेना। अरे लेकिन काली एक मिनट,
कोई नहीं सरपंच जी, आप रख लीजिए, इसको ठीक करवा लीजिएगा आप, और पैसे उसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब तो सब ठीक हो गया, आप लोग जाइए, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कृष उदास होकर ये सब बोलता है, जिसके बाद सभी गांव वाले और गुलशन अपने घर चला जाता है कृष की कुर्सी लेकर। तो वहीं काली भी जाते हुए कृष का उदास चेहरा देखकर थोड़ी मायूस होती है, लेकिन इस वक्त वो अपने घर जाना ही ठीक समझती है। जब काली घर आती है तो देखती है कि घर का सब काम बिखरा पड़ा है, जिसके बाद वो कहती है, वाह काली, दुनिया सुधारने चली है और अपने घर का हाल देख जरा। ये बोलकर काली चुटकी बजाती है और घर का सब काम अपने आप होने लगता है। जैसे झाड़ू अपने आप लग रही थी, पोछा अपने आप हो रहा था, कपड़े अपने आप धुल रहे थे और बर्तन भी अपने आप साफ हो रहे थे। अगले दिन गुलशन एक लकड़ी की कुर्सी लेकर पंचायत ऑफिस आता है और कृष को कहता है, ये लो सच्ची जी, नई कुर्सी, एकदम नया डिजाइन, हमारी बेटी ने पसंद किया है ना। लकड़ी की कुर्सी? अब गांव में तो यही मिलती है ना, और वैसे भी आपको कौन सा ऊपहिया वाली कुर्सी पर बैठकर इधर उधर जाना है, आपके पास दुपहिया बाइक तो है ही, उस पर चले जाइएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं, जरा वो चक्का वाली कुर्सी ठीक कराने के लिए ढूंढे ना किसी को। इतना बोलकर गुलशन वहाँ से चला जाता है और कृष अपने आप को रोकते हुए कहता है, अरे रहने दे कृष, ये लोग हैं ही ऐसे, भाड़ में जाए पहिए वाली कुर्सी। कृष अपनी कुर्सी का त्याग करके खुश तो नहीं था, लेकिन आखिरकार वो अपनी स्थिति से समझौता कर लेता है। कुछ दिन यूं ही गुजरते हैं। किशनगढ़ गांव में एक रात तेज की झमाझम बारिश होती है और अगले दिन बारिश की मिट्टी की भीनी सी खुशबू पूरे गांव को महका रही थी। सब अच्छा था, लेकिन अगली सुबह कुछ ज्यादा ही चहल पहल मची हुई थी। यही सब शोर काली के कानों तक भी जाता है और वो अपने कमरे में बैठी हुई खुद से कहती है, अरे इतना शोर क्यों आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि शोर के कारण मेरे कान फट जाएंगे। बाहर जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। काली इतना कहकर बाहर आकर देखती है तो लोगों का जमावड़ा बाहर लगा हुआ था, जिससे पहले काली देखती है कि एक बच्ची आगे बढ़ रही है। तभी बारिश के गड्ढे से वो फिसलने ही वाली थी कि काली ये सब देखकर चुटकी बजाकर उस गड्ढे को ही साइड कर देती है और फिर काली वहाँ एक कंचन नाम की औरत को दहाड़े मारकर रोते हुए देखती है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँगी? मेरी बेटी हेमा के तो भाग ही फूट गए। क्या हो गया कंचन काकी? क्यों सुबह सुबह मुर्गे की जगह बांग दे रही हो? ऐसा भी क्या हो गया? गांव में चोरी हुई है क्या? हाँ, चोरी हुई है, बहुत बड़ी चोरी हुई है। अरे बहू, क्या चोरी हुआ है? कब से रोए जा रही है, कुछ बता ही नहीं रही। मेरी बेटी की खुशियाँ चोरी हो गई, डाका डाल दिया है किसी ने उसकी खुशियों पर। मैं क्या करूँ? लगता है ये काकी अपना नाटक बंद नहीं करेगी। मुझे इनके साथ वही करना पड़ेगा जो सरपंच के साथ किया था, सच बुलवाने के लिए, वरना इनके चक्कर में मुझे स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। काली देखती है कि वो औरत कुछ बोल नहीं रही और बातें घुमाई जा रही है। ये सब देखकर काली को गुस्सा आता है, क्योंकि उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा था। जिसके बाद वो अपनी आंखों से एक रोशनी निकालती है और कंचन बोलने लगती है। वो बात ये है कि गांव में कल रात बहुत बारिश हुई थी और आज शाम मेरी बेटी की शादी है और गांव की धर्मशाला में पानी भर गया और अब वो लोग कह रहे हैं कि धर्मशाला का पानी निकालने और उसको सजाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इतने में मेरी बेटी की बारात कहाँ रुकेगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला था, पूरी 10वीं पास है। अब बताओ, आप सब इतना पढ़ा लिखा लड़का शादी तोड़ देगा, मैं क्या करूं? अरे दैया, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अब कैसे करें? अब हमको तो इनकी मदद करनी चाहिए। गांव के सब लोग सोच में डूब जाते हैं कि तभी गुलशन खुश होते हुए कहता है, अरे बस इतनी सी बात, मैं गांव का प्रधान हूँ और गांव वालों की मदद करना मेरा फर्ज है। तो कंचन बहू, तुम चिंता बिल्कुल न करो। हमने सोच लिया है कि हमें हेमा बेटी की बारात कहाँ रुकवानी है। कहाँ रुकेगी? चलो सब गांव वालों, चलो मेरे साथ। गुलशन ये बोलकर सब गांव वालों के साथ पंचायत के ऑफिस के बाहर जाता है और ऑफिस का दरवाजा बजाने लगता है।
क्रिश पजामे और टी शर्ट में बाहर आता है और कहता है, अरे ऐसा भी क्या हो गया जो सब लोग भीड़ लगाकर यहाँ आ गए? अभी तो ऑफिस खुलने में 4 घंटे बाकी है। और सरपंच जी, कुर्सी लेकर भी चैन नहीं आया क्या आपको? खुद आराम से रहकर मेरी नींद खराब करने आ गए हैं। अरे सचिव जी, भड़क क्यों रहे हैं आप? हम तो यहाँ आपको बताने आए हैं कि आज ऑफिस बंद है। क्यों सरपंच जी, आज कोई सरकारी छुट्टी है क्या? या गांव में किसी की मौत हो गई है जो शोक में हम ऑफिस बंद रखेंगे? और बंद रखना भी है तो मुझे क्यों जगाया? मैं तो यहीं रहता हूँ ना। अरे बिटवा, हमारी बात मान लो, वरना सच में आप सभी हमारी शोक सभा करते नजर आओगे। अरे आप रो क्यों रही है? कोई मुझे बताएगा भी ये चल क्या रहा है? सुबह सुबह सर पे आके खड़े हो गए, मुद्दे की बात कोई कर नहीं रहे। क्रिश के इतना कहने पर गुलशन उसको सब बता देता है, जिसके बाद काली क्रिश के हाव भाव देखकर समझ जाती है कि क्रिश नहीं मानने वाला, और वो अपने आप से कहती है, लगता है क्रिश ऑफिस में मेहमानों को ठहराने से मना कर देगा। अब मुझे इनके साथ वही करना पड़ेगा जो कंचन काकी और सरपंच के साथ किया। सॉरी क्रिश, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर काली चुटकी बजाती है और अपनी शक्तियों से क्रिश को भी सम्मोहित कर देती है, और क्रिश अपनी छाती पर हाथ पीट कर कहता है, अरे बस इतनी सी बात? ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का। काकी, आपकी बेटी की बारात इसी ऑफिस में रुकेगी और हेमा बहन के ससुराल वालों की सेवा मैं अपने हाथों से करूंगा, और उसकी उसकी डोली को कंधा मैं ही दूंगा। अगर उसके ससुराल वालों ने उसको परेशान किया तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें। अरे बाप रे, लगता है कि शक्तियों का असर ज्यादा ही हो गया। ऐसा ही रहा तो क्रिश तो शादी का खर्चा भी सारा खुद उठाने के लिए हामी भर देगा। रोक काली, रोक। काली इतना बोलकर चुटकी बजाती है और क्रिश का सम्मोहन टूट जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि सब गांव वाले उसकी बातों को सुनकर तालियां बजा रहे थे। जिसके बाद गुलशन कहता है, अरे वाह सचिव जी, मजे बात दी है आपने तो आज। मैं जानता था कि सचिव जी मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। पर मैं? क्रिश इतना बोलता है और सब उसकी बात को इग्नोर करके चले जाते हैं, और क्रिश सर खुजलाता रह जाता है। कुछ घंटों के बाद काली स्कूल खत्म करके क्रिश के ऑफिस कुछ लोगों को लेकर आती है और ऑफिस को सजवाने लगती है कि तभी सब लोग ऑफिस सजाकर चले जाते हैं। पर काली देखती है कि सजावट में मजा नहीं आ रहा, जिसके बाद वो अपनी चुटकी को बजाकर सब कुछ अच्छे से सजा देती है और पंचायत ऑफिस नई नवेली दुल्हन की तरह चमकने लगता है। जिसके बाद क्रिश आता है और क्रिश काली से कुछ कहने उसके पास जाने लगता है, पर तभी मनोज आता है और क्रिश को कहता है, क्रिश भैया, अपनी बाइक की चाबी देना, कुछ मेहमानों को बस स्टैंड से लेकर आना है। क्रिश अपनी चाबी फेंक कर मनोज को दे देता है, जिसके कुछ देर बाद मनोज बाइक वापस ऑफिस पर लगाकर क्रिश को चाबी दे देता है। कुछ घंटों के बाद काली ऑफिस में ही कोई काम कर रही थी, तभी ऑफिस में मेहमान आने लगते हैं। उस वक्त कान्हा क्रिश के पास आता है और उससे फिर से कहता है, सर जी, चाबी देना, हलवाई को रेलवे स्टेशन से लाना है। काकी ने शहर से हलवाई बुलवाया है, उसने बोला है रिक्शा से नहीं आ पाएगा। क्रिश कान्हा को चाबी दे देता है और ये सब देखकर काली क्रिश से बोल ही देती है, आप मुंह बना बना कर चाबी दे रहे हो, आप मना ही क्यों नहीं कर देते? अरे मना तो मुझे यहाँ मेहमान रुकवाने के लिए भी करना था, वो तो कर नहीं पाया मैं। अब बाइक के लिए क्या ही मना करूँ, कुछ घंटे की तो बात है। क्रिश के ये बोल सुनकर काली को गिल्ट होने लगता है जो उसने किया उसके लिए, जिसके बाद काली खामोश हो जाती है। तभी कुछ घंटे में गाजे बाजे के साथ बारात पंचायत ऑफिस आती है और एक 6 फुट का लंबा सांवले रंग का दूल्हा दिखता है, जो कि अपने बैठने का इंतजाम जमीन पर देखता है, और ये देखकर वो क्रिश को इशारे से बुलाता है और कहता है, इधर आओ। कौन? मैं? हाँ तुम, इधर आओ। हाँ बोलो, क्या हुआ? ऐसे कौन बुलाता है भाई? और ये कौन सा तरीका है किसी को बैठाने का? हम 10वीं पास हैं और तुम्हारे गांव की बेटी को ब्याने आए हैं। अब हम और हमारे दोस्त क्या जमीन पर बैठेंगे? हमारे लिए चेयर लगवाओ। चेयर होता है वो, चेयर नहीं, मेरे 10वीं पास जीजू। हाँ साले, मेरा मतलब साले साहिब, लगवाओ कुर्सी हमारे लिए। तुम्हारे जीजा को बैठना है और हमारे लिए ठंडे और नमकीन का इंतजाम भी करो। काली ये सब देख रही थी और खामोश थी, जैसी वो क्रिश की बर्दाश्त की इम्तिहान देखना चाहती हो। जिसके बाद दूल्हा बात बात पर क्रिश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था और क्रिश अपने मन में कहता है,
कोई बात नहीं, मेहमानों की इज्जत तो करनी चाहिए, और ये तो इस गांव की बेटी का होने वाला पति है। कोई बात नहीं क्रिश, इसको भी झेल ले तू। क्रिश के मन की बात काली सुन पा रही थी। शायद ये उस लॉकेट के कारण था जो शिवन्या नागिन ने उसके गले में पहनाया था। क्रिश के वहाँ से जाने पर जैसे ही दूल्हा चेयर पर बैठने लगता है, वो कुर्सी चुटकी बजाकर खिसका देती है और दूल्हे से कहती है, क्या हुआ दूल्हे राजा, सहरे में चेयर दिखाई नहीं दे रही या घमंड में? जिसके बाद काली इतना कहकर वहाँ शादी में जाने के लिए तैयार होने पंचायत ऑफिस से अपने घर जाने का नाटक करती है और एक पेड़ के पीछे छुपकर चुटकी बजाती है। और दूल्हा जैसे ही मिठाई खाने लगता है तो उसका अपने हाथों पर काबू नहीं रहता और वो लगातार 10-10 प्लेट मिठाई अपने मुंह में ठूस लेता है। और ये होते देखकर काली हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद कंचन और कान्हा वहाँ आते हैं और कृष, दूल्हे और बारातियों से कंचन कहती है, चलिए जमाई जी, धर्मशाला तैयार है, मुहूर्त भी हो गया है। अरे ऐसे कैसे, पहले आप बताइए कि आप मुझे दहेज में क्या देने वाले हैं। बिना जाने मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। जमाई जी, आपको पहले ही 50,000 नगद दे दिया था जो आपने मांगा। अब मैं अकेली माँ और क्या ही दूंगी आपको। दूल्हा ये सुनकर इधर उधर नजर घुमाता है और कृष की बाइक को देखकर कहता है, हमको ई बाइक चाहिए दहेज माँ। अबे पागल हो गया है क्या? ये मेरी बाइक है, कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है जो कोई भी इसको ले लेगा। थोड़ी देर इस्तेमाल करनी है तो कर ले, लेकिन तू सीधा ही बाइक मांग रहा है, ये कौन सा तरीका है भाई? ये क्या तरीका हुआ गांव के जमाई से बात करने का? चलो बारातियों, यहाँ से अब ये शादी नहीं हो सकती। दूल्हे राजा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत करिए, मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझ गरीब पर रहम करिए। अरे कंचन काकी, आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। कृष अपनी बाइक की चाबी दूल्हे की तरफ फेंकता है और दूल्हा उसको कैच कर लेता है। जिसके बाद दूल्हा बाइक पर चाबी लगाकर उसे चलाने की कोशिश करता है, पर बाइक नहीं चलती। और ये देखकर कान्हा सबसे कहता है, माफ करना कृष भैया, मैं आपको बताना भूल गया था, वो बाइक से सबको लेकर आए थे तो इसका पेट्रोल खत्म हो गया था। अरे तुम लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है? जब दूल्हा बाइक मांग रहा है तो उसमें पेट्रोल भरवा कर रखो। मैं शादी के लिए धर्मशाला जा रहा हूँ, लेकिन लड़की इस गांव से तभी विदा होगी जब मुझे बाइक मिलेगी, और वो भी पेट्रोल के साथ। 10वीं पास हूँ मैं। दूल्हा इतना बोलकर धर्मशाला के लिए निकल जाता है और कृष भी पंचायत ऑफिस में ताला लगाकर धर्मशाला जाता है। तभी वहाँ पर काली आती है और देखती है कि कान्हा एक बोतल में पेट्रोल लेकर आया है और कृष की बाइक में उदास मन से पेट्रोल भर रहा है। और उसको उदास देखकर काली उसके पास आती है और अपने मन में कहती है, लगता है कृष्ण ने आखिरकार बार बार अपनी बाइक इस्तेमाल करने से मना कर ही दिया, तभी कान्हा उदास है। पूछ लेती हूँ, क्या हुआ कान्हा, सचिव जी से गुस्सा हो क्या? नहीं काली दीदी, उनसे क्या गुस्सा क्या नाराजगी, वो तो पुरुष है ही नहीं। क्या? फिर क्या है? कृष भी कोई नाग नागिन है क्या? महापुरुष है महापुरुष। आपको पता है दीदी, आपके जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ। अरे बेचारे फंस गए हाँ करके, ना बारात को यहाँ रुकने देते, ना यहाँ पर ये सब कुछ होता। लेकिन हुआ क्या? कान्हा ये बोलकर काली को सब कुछ बता देता है और ये सब सुनकर काली को बहुत गुस्सा आता है और कान्हा काली से कहता है, चलो दीदी, पेट्रोल भर दिया है, चलिए मैं आपको धर्मशाला लेकर चलता हूँ, मैं भी वही जा रहा हूँ। नहीं कान्हा भैया, आप चलो, मैं अभी कपड़े बदल कर आई। पर आपने कपड़े पहने तो हैं, फिर आपको कपड़े क्यों बदलने हैं? मेरा मतलब ये कपड़े अच्छे नहीं हैं, इसमें मैं ज्यादा काली लग रही हूँ। आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। काली ये बोलकर कान्हा को वहाँ से भेज देती है और खुद अपने घर कपड़े बदलने जाती है। वहीं दूसरी तरफ दूल्हे के फेरे चल रहे थे कि फेरे के बाद दूल्हा खड़ा हो जाता है और दूल्हे को गुस्से में घूर रहा कृष उससे कहता है, अरे अब क्या हो गया दूल्हे जी, अब क्यों खड़े हो गए? अब 2 पहिया गाड़ी के साथ घोड़ा गाड़ी भी दे दें क्या आपको दहेज में? अब क्या मूत्र विसर्जन भी ना करूं? हमको लघु शंका आई है, जाने दीजिए, थोड़ी मिठाई ज्यादा खा ली। मुफ्त में मिली थी ना। कुछ बोले का आप? कुछ नहीं, जाइए जाइए लघु शंका के लिए। दूल्हा ये बोलकर धर्मशाला में बने वॉशरूम में जाता है हल्का होने। जिसके बाद वो जैसे ही हाथ धोने लगता है, तभी शीशे में देखता है कि उसके पीछे कोई काले कपड़ों में काला दुपट्टा बांधे खड़ा है। जिसको देखकर
वो डर जाता है और डरते हुए कहता है, कौन हो तुम और यहाँ मर्दों के गुसलखाने में क्या कर रही हो? जब मर्द लोग औरतों से उनकी मजबूरी को भूलकर पैसा और गाड़ी मांगते हैं तो तुम जैसों को सबक सिखाने के लिए मुझ जैसों को सामने आना ही पड़ता है। मैंने मांगा पैसा और गाड़ी क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे 10वीं पढ़ाने में मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया। अब कहीं से तो वसूलना है ना। तो कैसे नामर्द हो तुम, जिसमें इतना दम नहीं है कि अपनी मेहनत से पैसा कमा सके और गाड़ी खरीद सके। तुझे तो मैं बताती हूँ। ये बोलकर काली जैसे ही चुटकी बजाकर अपना हाथ उठाती है, दुल्हा हवा में झूल जाता है और उसकी पतलून ढीली होने के कारण उतर जाती है। तभी गौरी वहाँ प्रकट होती है, वो भी गन्ना खाती हुई, और जाकर बाथरूम के स्लेब पर बैठकर ये सब देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। और दुल्हा कहता है, अरे मेरी इज्जत, ये पतलून कैसे उतर गई? अरे काली पतलून चढ़ा इसकी, ये क्या दिखा रही है? राम राम राम। जब तुम दूसरों की इज्जत उतारोगे तो तुम्हारी भी इज्जत कोई तो उतारेगा ना। और तुमको ये सब देखना जरूरी है। अब मैं क्या करूं? मैं किसी दरवाजे से नहीं आती जो खटखटा के आऊं। अरे बाप रे, राम राम, ये कौन सा मायाजाल है? देख मेरी बहन, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, नहीं चाहिए मुझे वो बाइक, मुझे छोड़ दे और मैं वादा करता हूँ हेमा को हमेशा खुश रखूंगा। अब तो मुझे नीचे उतार दे और जाने दे। काली ये सुनकर दूल्हे को नीचे उतारने लगती है और अचानक वापस ऊपर करके उससे कहती है, बस यही नहीं, अब क्या चाहिए तुझे, ये बता। मैं चाहती हूँ कि तू कंचन काकी से हाथ जोड़कर माफी मांगे और उनसे लिए हुए 50,000 भी वापस करे। आई समझ? हाँ मेरी बहन, समझ गया, अब तो उतार दे। खुश हो गई अपनी बात मनवाकर। चल सही है, अच्छा काम कर रही है। हाँ पता है मुझे। और तू अभी जा यहाँ से, घर पर मिलियो। काली दूल्हे की बात को सुनकर उसे उतार देती है तो वहीं गौरी भी गायब हो जाती है। उसके बाद काली दूल्हे का गिरा हुआ सेहरा अपनी शक्ति से उठाकर फिर से उसके सर पर लगाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद दूल्हा डरा हुआ बाहर आता है और उसको देखकर गुलशन कहता है, अरे क्या हुआ दूल्हे राजा? छिपकली देख ली क्या बाथरूम में? छिपकली नहीं, एनाकोंडा। दूल्हा शादी पूरी करता है और विदाई के टाइम जैसे ही हेमा को लेकर जाने को होता है तभी कृष अपना हाथ बढ़ाकर उसको बाइक की चाबी देने लगता है, जिस पर दूल्हा कृष के पैरों पर गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए आप सब, मैं समझ गया हूँ कि ये सब गलत था जो भी मैंने किया। मुझे कोई पैसा दान दहेज नहीं चाहिए, मैं 10वीं पास हूँ, कमा कर खा लूंगा। जान है तो जहान है। अच्छा चलो अब हम चलें, प्रणाम सबको। दूल्हे ने ये सब बोला था कि तभी काली अपने कपड़े बदलकर शादी में पहुंच गई थी और ये सब होते हुए देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद दूल्हा हेमा को इज्जत के साथ विदा कर ले जाता है और इस तरह किशनगढ़ की कंचन काकी की इज्जत भी बच जाती है और बेचारे कृष की बाइक भी।